एपिसोड 20। एकांश अवनी के हाथ को अपने बॉक्सर के ऊपर से अपने प्राइवेट पार्ट पर सहलाता हुआ कहता है, चांद अब तुम मुझे प्यार करो एंड सक माई पार्ट्स लाइक यू सक ए लॉलीपॉप। कहते हुए एकांश अवनी के हाथ से अपना हाथ हटा लेता है, लेकिन अवनी को ये सब सुनकर बहुत शर्म आने लगती है। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। फिर वो हिम्मत कर एकांश को बोलती है, एकांश जी प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए ना, मुझे शर्म आ रही है। एकांश ये सुनकर, मुझसे कैसा शर्माना चांद, मैं तो पूरा की पूरा तुम्हारा ही हूं और वैसे भी लाइट बंद करके रोमांस करने में मजा नहीं आएगा, तुम लाइट में ही रोमांस करो। अवनी बड़ी लाचारी से एकांश को तरफ देखने लगती है। एकांश ये देखकर अपने साइड में लगे स्विच से सारी लाइट को बंद कर देता है। बस उनके बेड के पास एक छोटा सा लैंप जल रहा था। अंधेरा देखकर अवनी में थोड़ी हिम्मत आई। फिर वो धीरे धीरे एकांक्षा का बॉक्सर उतारने लगी। इस वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही मिनट में अवनी एकांश के बॉक्सर को उतारकर साइड में रख देती है। फिर वो एकांश के प्राइवेट पार्ट को अपने नाजुक हाथों से सहलाने लगती है। ये महसूस कर एकांश की भी सांसें गहरी होने लगती हैं। थोड़ी देर तक अवनी एकांश के प्राइवेट पार्ट को ऐसे ही सहलाती रहती है। तभी एकांश उसे गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, नाउ सक इट चांद। अवनी ये सुनकर एकांश के प्राइवेट पार्ट को चूमने और चूसने लगती है, जस्ट लाइक लॉलीपॉप। अपने प्राइवेट पार्ट पर अवनी के होठ महसूस कर तो एकांश अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। उसे इस वक्त बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद जब एकांश से कंट्रोल नहीं होता तो वो झट से अवनी को अपने नीचे करके उसके सारे शरीर को चूमने लगता है। एकांश अवनी को बेसब्र होकर चूमे जा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एकांश को एहसास होता है कि अवनी कोई हलचल नहीं कर रही है। एकांश ये महसूस कर अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखता है तो पता है कि उसकी प्यारी से बीवी उसे बेकाबू करके आराम से सो गई है। एकांश ये देखकर नामे अपना सिर हिला देता है और आगे बढ़कर अवनी के माथे पर एक लाइट किस करके वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एकांश अपने हाथ में एक गिला टॉवल लेकर वॉशरूम से बाहर निकलता है। फिर वो उस टॉवल से अवनी के पूरे शरीर को अच्छे से साफ करके अवनी को एक नाइटी पहना देता है और फिर उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। इधर अविनाश के घर। अविनाश आराध्या को अपने घर लेकर आ गया था। अविनाश का घर भी बहुत बड़ा था। उसमें अविनाश अभी सिर्फ अकेला रहता था क्योंकि उसके मॉम डैड एक बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। अविनाश आराध्या को एक रूम दिखाकर कहता है, तुम यहाँ पर रह लेना और हाँ, तुम्हारा और सामान कहाँ पर है। आराध्या अपनी गर्दन नीचे करती हुई, वो तो दी के घर है। अविनाश ये सुनकर, तो फिर तुम्हें अपनी दी के घर जाना चाहिए था ना, मेरे घर पर क्यों आए। आराध्या, उन्हीं ने तो मुझे अपने उस फ्रेंड के पास भेजा था जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अविनाश ये सुनकर चुप हो जाता है और फिर कुछ देर बाद बोलता है, एड्रेस क्या है तुम्हारा और तुम्हारी दीदी रहती कहाँ पर है। ये सुनकर आराध्या उसे एड्रेस बता देती है। फिर अविनाश बोलता है, ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। आराध्या ये सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है और वॉशरूम में चली जाती है। अविनाश भी उसे एक नज़र देखकर किचन में चला जाता है और फिर किसी को वहीं पर कॉल करके कहता है, एक एड्रेस भेजा है तुम्हें, उस घर में जाओ और एक लड़की जिसकी अभी फोटो भेजी है उसका सामान वहां से लेकर जल्दी मेरे घर आओ और हाँ, मुझे सुबह तक उस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। अविनाश ने चुपके से आराध्या की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसकी पिक्चर क्लिक कर की थी, कहकर अविनाश कॉल कट कर देता है। फिर अविनाश अपने और आराध्या के लिए 2 पैकेट मैगी बनाने लग जाता है। अब अविनाश को मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता था। टीयर्स ऑफ जॉय, उसके घर में तो एक मेड लगी हुई है जो उसके लिए खाना बनाती थी, लेकिन अभी वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई हैं और अविनाश पिछले कुछ दिनों से बाहर का ही खाना खा रहा था, लेकिन आज उसने घर पर ही मैगी बनाने की सोची। कुछ ही देर बाद आराध्या रूम से निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई। अविनाश जो मैगी के बाउल को टेबल पर रखकर अब पानी का जग रखने जा रहा था, जब वो सिर उठाकर आराध्या को देखता है तो बस उसे ही देखता रहता है। आराध्या ने इस वक्त अविनाश की ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसकी गोरी टांगें साफ साफ दिखाई से रही थी। आराध्या उस शर्ट को बार बार नीचे की ओर खिसकाए जा रही थी। इस वक्त वो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। अविनाश उसे देखने में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कब आराध्या उसके पास आ गई। उसका ध्यान तब टूटा जब आराध्या ने कहा, वो हमें आपकी शर्ट उस रूम में मिली तो हमने पहन ली, हमारी पहली वाली ड्रेस में हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे अच्छे से साधोकर प्रेस करके आपको वापस दे दूंगी। अविनाश उसे एक नज़र देखता है और फिर चेयर पर बैठते हुए कहता है, चलो अब जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। आराध्या अच्छे बच्चों की तरह अविनाश की बात सुनकर चेयर पर बैठ जाती है और फिर अपने बाउल से मैगी खाने लगती है। आराध्या एकदम छोटे बच्चों की तरह मैगी को खाए जा रही थी, जिससे मैगी की तरीके की कुछ बूंदें आराध्या के होठ की साइड में लग चुकी थी। अविनाश के नजरें न चाहते हुए भी आराध्या के होठ की तरफ जा रही थी। उसने उससे अपनी नजरें हटाते हुए मन में कहा, क्या कर रहा है अविनाश, तू उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो अभी बस एक छोटी बच्ची है मेरे लिए और मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। अविनाश खुद को ही डांटे जा रहा था। फिर वो आराध्या की ओर देखता है जिसने अपनी सारी मैगी फिनिश की दी थी और वो अब अपनी कजरारी आंखों से एक तक अविनाश को देख रही थी। अविनाश ये देखकर उसे इशारों में पूछता है कि क्या चाहिए। आराध्या ये देखकर बोली, वो मुझे और मैगी खानी है। ये सुनकर अविनाश एक नज़र बाउल को देखता है जो थोड़ी देर पहले आराध्या ने फिनिश कर दिया था। फिर अविनाश अपने वाले बाउल को आराध्या के आगे कर देता है।
आराध्या ये देखकर झट से उसमें से मैगी खाने लगती है। कुछ ही देर में आराध्या ने दूसरे बाउल वाली मैगी भी खत्म कर दी थी। वो फिर से अविनाश को देखने लगी। अविनाश ये देखकर बोलता है, जाओ अब अपने रूम में सो जाओ जाकर, और अगर किसी चीज की जरूरत हुई थी मेरा रूम तुम्हारे बगल में ही है, बस मुझे आवाज लगा देना। आराध्या ये सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाती है और झट से खड़ी हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। अविनाश भी उसे जाता देख अपने रूम में सोने चला जाता है। अविनाश को लेटे हुए अभी 20 मिनट ही हुए होंगे कि उसे अपने बेड पर किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। अविनाश ये महसूस कर जल्दी से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके साइड में आराध्या लेटी हुई थी। अविनाश ये देखकर जल्दी से बेड पर बैठ जाता है और आराध्या को बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आराध्या डरते हुए, वो माँ मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी और मुझे अकेले नींद भी नहीं आ रही, मुझे आपके पास ही आपके साथ सोना है। अविनाश ये सुनकर उसके चेहरे के बेहद करीब होकर कहता है, तुम्हें पता नहीं है मैं बहुत बुरा हूं, मैंने आज तक कई लड़कियों के साथ अपनी रातें बिताई है और इस समय अगर तुम यहां पर सोओगी तो मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहने का, तो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। लेकिन आराध्या जिद करती हुई बोली, आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, मगर मुझे बस आज रात अपने पास सुला लीजिए प्लीज। अविनाश ये सब देखकर बहुत इरिटेट हो चुका था, लेकिन वो आराध्या को कुछ नहीं कहता और बेड के कोने में जाकर लेट जाता है। आराध्या बेड से थोड़ा सरकते हुए अविनाश के करीब पहुंच जाती है और उसे गले लगाकर सो जाती है। ये सब महसूस में अविनाश की धड़कनें बढ़ चुकी थी, लेकिन वो अपनी आंखें बंद ही रखता है। आराध्या को इस वक्त नींद नहीं आ रही थी, वो बस अविनाश के सीने पर अपना सिर रखकर उसके चेहरे को निहार रही थी। ये देखकर वो अपने मन में कहती है, कितने अच्छे हैं ये, इन्होंने पहले मुझे इस राहुल से बचाया और फिर अपने घर भी लेकर आ गए। सच में ये बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ अगर इन्होंने कई लड़कियों के साथ अपनी रातें बिताई, पर मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किसी भी लड़की को उनका रजामंदी के खिलाफ जाकर छुआ होगा। पर अब से इनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं इनकी जिंदगी में आ चुकी हूँ। मुझे अब ये बहुत पसंद आने लगे हैं। शायद इन्होंने मेरी इज्जत लूटने से बचाई, इसीलिए मुझे इनसे प्यार हो गया है। हाँ आराध्या, तुम्हें इनसे प्यार हो गया है, लेकिन क्या ये कभी तुझसे प्यार करेंगे? सोचते हुए आराध्या उदास हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में आराध्या को नींद आ जाती है। अविनाश को जब उसकी कोई हलचल महसूस नहीं होती तो वो अपनी आंखें खोलकर उसके चेहरे को एक तक देखने लगता है और फिर खुद से कहता है, कितनी प्यारी और भोली है ये, कैसे इसकी बहन इसके साथ ऐसा कर सकती है, और मैं भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा हूं, मुझे इससे दूर ही रहना होगा। कहते हुए अविनाश अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। जीवन के रूम में इस वक्त विशाल बैठा हुआ था और जीवन उसके सामने बैठकर उससे कहता है, लड़कियों को मनाया कैसे जाता है अगर वो हमसे नाराज हो जाए तो? विशाल जो अपने आंखें बंद किए हुए झपकियां ले रहा था, ये सुनकर जीवन से बोला, यार जीवन, इतनी रात को तुझे ये सब जानना है? मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, मैं तो खुद सिंगल हूं, तो तुझे क्या घंटा एडवाइस दूंगा। जीवन ये सुनकर, तो साले अपने लिए जल्दी से एक लड़की ढूंढ ले जो तुझे प्यार करे। विशाल को ये सुनकर विनी की याद आ जाती है, लेकिन फिर वो अपना सिर झटकर बोला, यार तू एक काम कर, सीधा जिया भाभी से मिल, उन्हें गुलाब के फूल से और उनसे सॉरी कह दे बस। जीवन, क्या फूल के गुलाब से वो मान जाएगी? विशाल, पता नहीं, मगर एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। जीवन, सही कहा तूने, मैं अभी जाता हूं और ये ट्राई करके आता हूं। विशाल ये सुनकर जीवन को रोकते हुए बोला, अरे ओ मजनू की औलाद, पहले टाइम तो देख ले, रात के 12 बजने वाले हैं और तू वहां जाकर भाभी की नींद खराब करेगा क्या? जीवन ये सुनकर, सही कहा, एक काम करता हूं, कल सुबह सुबह चला जाऊंगा। विशाल उसकी बात सुनकर एक राहत की सांस लेता है और बोलता है, ठीक है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूं। जीवन, हाँ जा, इतनी रात तक नहीं जगा करते। ये सुनकर विशाल उसे घूरने लग जाता है और बोलता है, मैं जगा नहीं था, बल्कि तूने मुझे जगाया था, समझा? जीवन, हाँ समझ गया, अब जाकर सो जाओ। विशाल ये सुनकर सोने चला जाता है और फिर जीवन भी उसके जाते अपने बेड पर लेट जाता है और खुद से कहता है, बाबी डॉल, तुमसे तो मैं माफी लेकर रहूंगा और बहुत जल्द मैं तुम्हें मना भी लूंगा। वैसे तुम नखरे बहुत दिखाती हो, तुम पर कोई बात नहीं, मैं अपनी बाबी डॉल के सारे नखरे उठा लूंगा। जिया के बारे में सोचने लगता है। जिया में बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज से अवनी जिया के कॉलेज शुरू होने वाले थे, इसीलिए अवनी आज जल्दी उठकर तैयार हो चुकी थी। उसने एक लाल रंग का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। इस वक्त वो मिरर के सामने खड़ी हुई एकांश के दिए हुए लव बाइट्स को छुपाने में लगी हुई थी। वो खुद से बोलती है, ये एकांश जी भी ना प्यार से भी तो चूम सकते थे ना, ये काटने की क्या जरूरत थी, और ऊपर से मेरे सारे शरीर को बेरहमी से चूमा और काट भी दिया। अब मेरे सारे शरीर में दर्द भी हो रहा है। एकांश जो अभी फ्रेश होकर आया था, उसने इस वक्त कमर पर बस एक टॉवल लपेट रखा था। अवनी की बातें सुनकर वो उसके एकदम से करीब आकर बोला, आहा एकांश जी, प्लीज और फास्ट कीजिए ना प्लीज, ये रात को बोल कौन रहा था? क्या मैंने बोला था रात को ये? अवनी ये सुनकर शर्माने लगी, उसके गाल हल्के हल्के लाल हो चुके थे। फिर वो एकांश की तरफ देखकर बोली, एकांश जी प्लीज मुझे टीच करना बंद कीजिए। एकांश उसके गाल पर किस करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अवनी का ये सुनकर मुंह बन गया।
एपिसोड 21। अवनी एकांश को कुछ नहीं कहती। वो एकांश की तरफ पीठ करके वापस मिरर में देखकर तैयार होने लगती है तो एकांश उसे पीछे से गले लगाकर उसके कान को चूमते हुए बोलता है, चांद कल रात तो तुम मुझे तड़पाकर खुद चैन से सो गई, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। अवनी हिचकिचाते हुए वो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। एकांश फिर भी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। अवनी मुंह बनाते हुए, ठीक है आपको बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं, वैसे भी बिना पनिशमेंट दिए आप मानने से गए। एकांश अवनी के पेट को पकड़कर खुद से और चिपकते हुए बड़ी ही मदहोश आवाज में बोला, सोच को मैं बोलूंगा वो करोगी। अवनी उसकी मदहोश भरी आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, हाँ जो आप कहेंगे वो करूंगी। एकांश उसकी बात सुनकर, तो ठीक है फिर कल घर में पार्टी है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, फिलहाल तो तुम मुझे कपड़े पहनाओ। अवनी ये सुनकर झट से अपनी आंखें खोलती है और एकांश की तरफ मुड़ती हुई बोलती है, आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी है जिसे मैं खुद कपड़े पहनाऊं, आप खुद अपने कपड़े पहन लीजिए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। एकांश अवनी को पकड़ते हुए, नहीं मुझे तो तुम ही कपड़े पहनाओगी, और वैसे भी चांद अब मुझसे क्या शर्माना, और रात को तो तुम वो सब देख ही चुकी हो ना, और फिर देख क्या तुम तो टेस्ट भी कर चुकी हो। कहते हुए एकांश अवनी के सामने के आई विंक कर देता है। ये सब सुनकर तो अवनी का मन एकांश के सामने से भागने का हो रहा था, लेकिन बेचारी भाग भी नहीं सकती थी, आखिर एकांश ने उसे टाइटली होल्ड जो किया हुआ था। अब अवनी के पास कोई और चारा नहीं था, उसे एकांश को कपड़े पहनाने ही पड़े। कपड़े पहनाते वक्त एकांश ने उसके बहुत तीज किया और थोड़ा रोमांस भी किया। फिर वो दोनों अपने रूम से भर निकलकर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। आते ही उन्होंने देखा कि सब लोग चेयर पर बैठ चुके हैं। अवनी और एकांश भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए। तभी रेवती जी बोली, तो आज तुम तीनों का कॉलेज शुरू होने वाला है ना। एकांश बेटा तुम इन तीनों को कॉलेज छोड़ते हुए अपने ऑफिस निकल जाना। एकांश जी बुआ जी। नीलिमा ये सुनकर, दीदी घर में इतनी सारी गाड़ियां हैं और ड्राइवर भी तो है, ये तीनों उनके साथ कॉलेज चली जाएंगी, एकांश अगर गया तो उसे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। रेवती ये सुनकर बोली, नीलिमा एकांश उस ऑफिस का बॉस है तो वो चाहे लेट जाए या जल्दी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके एम्प्लॉयज फिर भी अपना काम अच्छे से करते रहेंगे। नीलिमा ये सुनकर कुछ नहीं बोलती। फिर वो थोड़ी देर बाद एकांश से ही कहती है, एकांश बेटा कल रिया की बर्थडे पार्टी हमारे घर में ही है, तुम्हें याद तो है ना। एकांश, यस मोम मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ, और आज शाम को वकस भी आ जाएंगे घर को डेकोरेट करने के लिए। नीलिमा, और बेटा मुझे तुमसे ये जानना था कि तुम रिया को सबके सामने क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हो, क्योंकि अवनी का तो मोस्टली लोगों को नहीं पता कि वो तुम्हारी वाइफ है। ये सुनकर अवनी उदास हो जाती है। एकांश टेबल के नीचे से उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे अपनी आंखों से ठीक रहने का इशारा करता है। और जैसे ही एकांश कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले रेवती जी बोलती है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, एकांश कल ही सबके सामने अवनी को इंट्रोड्यूस करवा देगा एज अ वाइफ। नीलिमा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर वो अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोली, लेकिन दीदी एकांश तो रिया से प्यार करता है ना, और एकांश जल्द ही अवनी से डाइवोर्स लेकर रिया से शादी करेगा, ऐसा उसने मुझसे खुद कहा था जब अवनी की उससे नई नई शादी हुई थी। और कल रिया का बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ एकांश कल रिया को अपनी फियोसे के रूप में इंट्रोड्यूस करे। एकांश ये सुनकर, मोम आप टेंशन मत लीजिए, कल वही होगा जो आप चाहती है। ये सुनकर तो अवनी के दिल में दर्द सा होता है, वो एकदम से चेयर से उठ जाती है और बिना किसी की ओर देखकर बोलती है, कॉलेज का वक्त हो रहा है, मैं बाहर कार में हूँ, जल्दी आ जाओ, कहते हुए घर के बाहर चली जाती है। रेवती जी, एकांश, विनी, जिया, अगर तुम तीनों ने भी नाश्ता कर लिया है तो तुम सब जाओ। तीनों ही अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर बाहर की ओर चले जाते हैं। बाहर जाते ही एकांश विनी और जिया से बोलता है, विनी, जिया तुम दोनों दूसरी कार में बैठो, मैं अवनी के साथ बैठता हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोनों ही अपना सिर हाँ में हिलाकर दूसरी कार में बैठ जाती है। और एकांश उस कार में जिसमें अवनी बैठी हुई थी, एकांश भी जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही अवनी दूसरी ओर फेस कर लेती है। एकांश ये देखकर ड्राइवर को चलने का इशारा करता है और पार्टीशन ऑन कर देता है। ये देखकर अवनी की आंखें छोटी हो जाती है और वो एकांश को घूरने लगती है। एकांश उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है।